बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 10 है। आज हम आपके लिए जो किताब ला रहे हैं वो है नाकाबिले तस्सीर मुजरिम, आवाज तालियावान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0333249533 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 249 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 10 सफ़ा नंबर 202 से। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक कवि हेकल मगर इंतहाई स्मार्ट जिस्म का मालिक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये रेड आर्मी का सरबराह कर्नल हैमरिज था, जिसका शानदार रिकॉर्ड उसकी जहानत, दिलेरी और बेजिगरी का सबूत था। आओ कर्नल बैठो। कर्नल डेविड ने बड़े ही ढीले अंदाज से कुर्सी से उठकर कर्नल हैमरिज से हाथ मिलाते हुए कहा, क्या बात है कर्नल डेविड, मैंने आज से पहले तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। कर्नल हैमरिज के चेहरे पर वाकई हैरत के तासरात मौजूद थे। मसला ही ऐसा आन पड़ा है कि मैं बेबस होकर रह गया हूँ। आखिर मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली है और तुम्हें बुला लिया है। कर्नल डेविड ने शिकस्त होल्दा लहजे में कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तंजीमें अजीम इसराइल की बका और बहबूद के लिए हैं, इसमें शिकस्त और फतह का क्या ताल्लुक। कर्नल हैमरिज ने बड़े ही फराह दिलाना लहजे में कहा, कर्नल हैमरिज, जब से 4 रोज कबल हमें इतला मिली कि 5 मशकूक आदमी सहराए जूबी को अबूर करके सरहदी नशेबी इलाके आसलम में मौजूद हुए हैं, हमने उन्हें चेक करके पकड़ना चाहा, मगर वो हमारा घेरा तोड़कर एक जीप और 5 आदमी हलाक करके हमारी जीप पर ही निकल भागे। फिर उन्होंने एक चेकिंग चौकी पर मौजूद सिपाहियों को हिलाक कर दिया और कमबर्ग पहुंच गए। फिर हमने कमबर्ग की नाकाबंदी की, मगर मुजरमों ने कमबर्ग डैम को ही तबाह कर दिया, जिससे पूरे कमबर्ग में शदीद अफरा तफरी फैल गई और मुजरिम इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हमारे ही घेरे से निकलने में कामयाब हो गए। कर्नल डेविड ने तफसील बताते हुए कहा, ओ इतने खौफनाक मुजरिम है वो, उन्होंने वाकई बेहद जहानत से काम लिया है। मैंने भी डैम की तबाही की खबर सुनी थी, मगर मुझे ये मालूम न था कि ये मुजरिम साजिश के तहत हुआ है। कर्नल हैमरिज ने हैरत भरे लहजे में कहा, कमबर्ग से निकलकर मुजरिम पुल क्रॉस करके हीफा आ गए। इतने में हमारे जासूसों ने इतला दी कि कमबर्ग के एक कैफे के मालिक ने एक कार 5 आदमियों के हवाले की है। हम मशकूक हो गए। हमने हीफा के बाहर चेकिंग पोस्ट कायम की, क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक इतने वक्त में मुजरिम हीफा पहुंचे होंगे, वहां वो मशकूक कार पकड़ी जाएगी। इस कार में 3 मुजरिम मौजूद थे, जबकि 2 गायब थे। इन तीनों मुजरिमों को यहाँ लाया जा रहा था कि मुजरिमों ने चेकिंग पार्टी के आदमी को ही कत्ल कर दिया और कार ले उड़े। उधर बाकी 2 मुजरिमों ने हीफा का पुल उड़ा दिया। कर्नल डेविड ने कहा, ओ तो हीफा का पुल भी इन मुजरिमों ने उड़ाया है, वेरी बैड। कर्नल हैमरिज उछल पड़ा, सुनो, वो तीनों मुजरिम बाद में ट्रेस कर लिए गए। वो शाहजारी एक्सप्रेस पर सवार हुए। GP5 का एक दस्ता ट्रेन पर पहुंच गया, मगर मुजरिमों ने बड़ी भरी ट्रेन में उन्हें कत्ल कर दिया और खुद इंजन पर कब्जा कर लिया। वहां उन्होंने ड्राइवर और उसके असिस्टेंट को भी चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिनकी लाशें बाद में मिली। ये शुक्र है कि मुजरिमों ने इस ट्रेन को तबाह नहीं किया, बल्कि उन्होंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की और नीचे उतर गई, और ट्रेन ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रुक गई। ये मुजरिम करीबी गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कार चोरी की, मगर हमें बर वक्त पता चल गया। हमने इन्हें रास्ते में चेक करके गिरफ्तार कर लिया और 2-4 पुलिस कारें इन्हें लेकर यहाँ आने लगी, मगर तिल अबीब पहुंचकर अचानक उनकी कार 23वीं शहरा पर मुड़ी और फिर कार में मौजूद 5 आदमियों को कत्ल करके वो निकल भागे और अब तक गायब है, जबकि पूरे शहर में इनकी शदीद तलाश हो रही है। कर्नल डेविड ने मजीद तफसील बताते हुए कहा, ओ वाकई खौफनाक मुजरिम है ये। कर्नल हैमरिज के चेहरे पर हैरत के असरात बढ़ते चले जा रहे थे। उधर जिन 2 मुजरिमों ने पुल उड़ाया था, वो भी एक मुखबरी की बिना पर पकड़े गए। उन्हें एक खसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लाया जा रहा था, और अभी भी मुझे इतला मिली है कि शहर से बाहर खेतों में हेलीकॉप्टर मौजूद है, पायलट बाहर बेहोश पड़ा है और मुजरिम गायब है। कर्नल डेविड ने कहा, इसका मतलब है कि 5 मुजरिम गिरफ्तार होने के बावजूद निकल भागे और वो 5 इस वक्त तिल अबीब में मौजूद हैं। कर्नल हैमरिज ने कहा, हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि इन खौफनाक और खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए रेड आर्मी को काम में लाऊं, क्योंकि GP5 के बस के मालूम नहीं होते। कर्नल डेविड ने कहा, ठीक है, मैं इस केस पर काम शुरू कर देता हूँ, मगर इन मुजरिमों का मकसद क्या है, ये बात समझ में नहीं आई। कर्नल हैमरिज ने कहा,
معلوم نہیں، بس جو چیز اہم سامنے آتی ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں، نہ جانے ان کا اصل مشن کیا ہے، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات ہے کرنل ڈیوڈ، مجھے یہ لوگ عام مجرم معلوم نہیں ہوتے۔ عام مجرم اتنی ذہانت، دلیری اور بے جگری سے کام نہیں کرتے۔ کرنل ہیمبرج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تمہیں ایک اور بات بتاؤں، ہمارے فورن سیکشن نے یہ اطلاع دی تھی کہ شاکر سرات نے پاکیشیا کے دورے کے دوران وہاں کی سیکرٹ سروس کے چیف X2 سے خصوصی ملاقات کی ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، X2 سے؟ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ کرنل ہیمبرج کرسی سے اچھل پڑا جیسے کرسی میں اچانک سپرنگ نکل آئے ہوں۔ ہاں مجھے یہی رپورٹ ملی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تم X2 کو جانتے ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے حیرت سے پوچھا۔ خدا کی بنا، اگر یہ مجرم X2 ٹیم کے ممبر ہے تو پھر سمجھو کہ اسرائیل کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ کرنل ہیمبرج کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کرنل ڈیوڈ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مائی ڈیئر کرنل، تمہیں شاید معلوم نہیں، ایک خصوصی مشن پر ریڈ آرمی 2 سال پہلے یہاں سے پاکیشیا گئی تھی، مگر جانتے ہو اس مشن کا کیا حشر ہوا تھا؟ ریڈ آرمی کے 9 بہترین آدمی X2 کے ہاتھوں مارے گئے، اور میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا، اور پھر یہاں آ کر میں نے نئے سرے سے ریڈ آرمی ترتیب دی۔ کرنل ہیمبرج نے جواب دیا، آخر یہ لوگ کس انداز میں کام کرتے ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم انہی مجرموں کو لے لو، انہوں نے اتنا بڑا ڈیم تباہ کر دیا، عظیم پل اڑا دیا، 2-3 بار گرفتار ہو کر نکل بھاگے، حالانکہ وہ غیر ملکی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے ملک میں انہیں مزید سہولتیں بھی مہیا ہوں گی، وہاں ان کی کارکردگی کا کیا عالم ہوگا؟ کرنل ہیمبرج نے کہا، تو تمہارا خیال ہے کہ یہ مجرم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبر ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا، تمہاری رپورٹ اور پھر ان کے کام کرنے کے انداز سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اصل بات کا تو علم اس وقت ہوگا جب وہ پکڑے جائیں گے، کرنل ہیمبرج نے کہا۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ خیال کیا ہے؟ میں آج ہی سے اس پر کام شروع کر دیتا ہوں، تم اپنا کام جاری رکھو، یہ ہمارا مشترکہ مشن ہوگا۔ اہم اطلاعات سے ہم ایک دوسرے کو باخبر رکھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں مل کر انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کرنل ہیمبرج نے تجویز پیش کی۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر پہلی بار مایوسی کے آثار غائب ہوئے، کیونکہ کرنل ہیمبرج نے درپردہ اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ ریڈ آرمی اکیلے کام کر کے ان مجرموں کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ دوسرے لفظوں میں GP5 کی عزت بحال ہو گئی تھی۔ اچھا، مجھے اجازت، کرنل ہیمبرج نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر کرنل ڈیوڈ سے ہاتھ ملا کر وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیا پیراگراف۔ عمران اور جوزف بڑے ہی اطمینان سے بس میں بیٹھے سفر کر رہے تھے۔ عمران نے تل ابیب کے مرکزی حصے کے بس اڈے کی ٹکٹ لے لیے۔ عمران کھڑکی کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بس شہر میں داخل ہو کر جیسے ہی مرکزی حصے کی طرف بڑھنے لگی، عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ پورے شہر میں پولیس اور GP5 کے افراد کی زبردست چیکنگ شروع تھی۔ ان کی بس کو بھی جگہ جگہ روکا گیا اور مسلح سپاہیوں نے ایک ایک فرد کا بغور جائزہ لیا اور نیچے اتر گئے۔ عمران حیران تھا کہ اتنی زبردست چیکنگ آخر کس لیے ہو رہی ہے، کیونکہ ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد تو ان کی تلاش اتنے بڑے پیمانے پر شروع نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر ایسی ہی بات ہوتی تو ظاہر ہے انہیں یوں اتنی آسانی سے بس میں نظر انداز نہ کیا جاتا۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر کے بعد بس مرکزی اڈے پر پہنچ گئی اور باقی سواریوں کے ساتھ ساتھ عمران اور جوزف بھی نیچے اتر آئے۔ اڈے پر ہر طرف پولیس چھائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، آخر اتنی زبردست چیکنگ؟ عمران نے بڑے ہی معصوم لہجے میں ایک سپاہی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ 3 خطرناک مجرموں کی تلاش ہو رہی ہے، سپاہی نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ تو کیا وہ تینوں اکٹھے پھر رہے ہیں؟ عمران کے چہرے پر خوف کے تاثرات آ گئے۔ ہاں، وہ تینوں اکٹھے ہیں، ان میں سے 2 مرد اور 1 عورت ہے، سپاہی نے جواب دیا اور پھر مڑ کر دوسری طرف بڑھ گیا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے اڈے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف خاموشی سے عمران کی پیروی کر رہا تھا۔ اڈے سے باہر آ کر عمران نے ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں ایک پبلک فون بوتھ پر پڑ گئیں۔ عمران تیزی سے اس بوتھ کی طرف بڑھا، اس نے جیب سے سکے نکال کر فون میں ڈالے اور پھر تیزی سے ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا اور دوسری طرف سے بڑے ہی مودبانہ لہجے میں کہا گیا، ہوٹل الغرب، میں پرنس آف ڈم بول رہا ہوں، داؤد الفطری سے بات کرا دیں۔ عمران نے بڑے ہی باوقار لہجے میں کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں کے بعد ایک ہلکی سی کلک کے ساتھ ہی داؤد کی آواز ابھری۔ داؤد الفطری اسپیکنگ، پرنس آف ڈم بول رہا ہوں۔
माल मिल गया है क्या? इमरान ने कारोबारी अंदाज में पूछा। हाँ मिल गया है और स्टोर में महफूज कर दिया गया है, दाऊद ने जवाब देते हुए कहा। माल की पोजीशन क्या है? कोई डैमेज वैमेज तो नहीं हुआ? इमरान ने पूछा। नहीं, माल बहुत अच्छी हालत में है। हमें खुशी है कि इस बार आपने अच्छा माल भेजा है, दाऊद ने जवाब दिया। शुक्रिया, हम तो आप जैसे कदरदानों के कदर पर ही जिंदा हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिंस ऑफ डब, मैं सोच रहा हूँ कि होटल को माल सप्लाई करने वाले तमाम इदारों के आगाज में एक डिनर का बंदोबस्त करूं। आपका क्या ख्याल है? दाऊद की आवाज सुनाई दी। नेकी और पूछ पूछ जनाब, मगर क्या ये डिनर होटल में होगा? इमरान ने पूछा। नहीं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि किसी प्राइवेट कोठी में इसका बंदोबस्त किया जाए। साइमन कॉलोनी में मेरे एक दोस्त की शानदार कोठी है, नंबर 5, वो जगह मुनासिब रहेगी, दाऊद ने जवाब दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ से दावतनामे का इंतजार करूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, दावतनामा जल्द ही पहुंच जाएगा और अगर हो सके तो माल और भिजवा दें, दाऊद ने जवाब दिया। एक हफ्ते बाद शायद मैं इस पोजीशन में आ जाऊं कि आपको मजीद माल भिजवा सकूं। वैसे मैं देखूंगा कि कितनी जल्द आपके ऑर्डर की तामील कर सकता हूं, इमरान ने जवाब दिया। ओके, दाऊद ने कहा। बाय, इमरान ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर इमरान पब्लिक फोन बूथ से बाहर आ गया। जोसेफ बाहर फुटपाथ पर ही टहल रहा था। इमरान ने बाहर निकलते ही खाली टैक्सी को हाथ देकर रोका और फिर उसकी पिछली नशिस्त पर बैठते ही उसने ड्राइवर से साइमन कॉलोनी चलने के लिए कहा। जोसेफ आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया। टैक्सी मुख्तलिफ चेकिंग पोस्टों से गुजरती हुई थोड़ी देर के बाद साइमन कॉलोनी में दाखिल होगी। ये कॉलोनी बड़ी बड़ी कोठियों पर मुश्तमिल थी और यहाँ उम्रा तबका रिहाइश पसीर था। साइमन कॉलोनी के पहले चौराहे पर इमरान उतर गया और जब टैक्सी आगे जाकर एक मोड़ मुड़ गई तो इमरान ने कदम बढ़ा दिए। थोड़ी ही देर बाद वो 5 नंबर कोठी के गेट पर पहुंच गया। ये सुर्ख रंग की एक बहुत बड़ी कोठी थी जिसके दरवाजे पर प्राइवेट होल्डिंग के नाम की तख्ती थी। इमरान ने कॉल बेल का बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे फाटक की जेली खिड़की खुली और एक नौजवान बाहर आया। जी फरमाइए, नौजवान ने तेज लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। माइकल साहब से मिलना है, मुझे प्रिंस ऑफ डम कहते हैं, इमरान ने बड़े ही बावकार लहजे में कहा। ओ, प्रिंस ऑफ डम साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, नौजवान ने मोदबाना लहजे में कहा और वापस खिड़की में दाखिल हो गया। उसके बाद जोसेफ ने भी उसकी पैरवी की। नौजवान ने खिड़की को अंदर से बंद किया और फिर उनकी रहनुमाई करता हुआ तेजी से पोर्च की तरफ बढ़ने लगा। पोर्च में एक और बावर्दी शख्स खड़ा हुआ था। नौजवान ने इमरान का तारुफ इससे कराया और उसे मुस्कुराते हुए अंदर आने की दावत दी और फिर मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद वो एक बहुत बड़े कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर चले जाइए, बावर्दी मुलाजिम ने मोदबाना आवाज में एक तरफ हटते हुए कहा और इमरान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अरे इमरान साहब, सफदर की आवाज सुनाई दी। अरे इमरान नहीं, अली इमरान कहो, क्यों मेरे नाम का हुलिया बिगाड़ रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो और जोसेफ इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गए। कमरे में सफदर के साथ साथ जूलिया और कैप्टन शकील भी मौजूद थे। कैसी रही भाई मुहिम, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई, बस मरते मरते बचे हैं, जूलिया ने तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। चलो अच्छा हुआ, तजहीज़ तकफीन के झंझट से तो निजात मिल गई, इमरान ने जवाब दिया और जूलिया के सिवा सब हंस पड़े। थोड़ी देर के बाद आपस में गपशप होती रही और सफदर ने यहाँ तक पहुंचने और पेश आने वाले तमाम हालात तफसील से बता दिए। मेरा ख्याल है कि अब हमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम छोटे छोटे कामों में उलझ कर रह जाएं और बड़ा मकसद पूरा ना हो सके, इमरान ने कहा। अब ये आपको ही मालूम होगा कि ठोस कदम क्या है, कैप्टन शकील ने कहा। सुनो दोस्तों, इसराइल ने एटम बम तैयार कर लिया है और आजकल वो ऐसे मिसाइलों की तैयारी में मसरूफ है जो दूर दराज के निशानों तक इन एटम बमों को पहुंचा सके। हमारा असल मकसद ये है कि हमने उस एटम बम का फार्मूला हासिल करना है और इसराइल की खुफिया लेबोरेटरी उड़ानी है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, इमरान ने आवाज दबाकर बात करते हुए कहा। ओ, वाकई बहुत बड़ा मिशन है ये, सफदर ने गंभीर लहजे में कहा। हाँ, अब तुम सब यहाँ 1-2 रोज आराम करो, मैं इस दौरान इस लेबोरेटरी के मुतालिक बुनियादी तफसीलात हासिल कर लूंगा, फिर हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, इमरान ने कहा और उन सब ने सर हिला दिए। नया पैराग्राफ। रेड आर्मी का खौफनाक जासूस मेजर हैरिस एक लंबा तड़ंगा और ठोस जिस्म का मालिक नौजवान था। वो लड़ाई बढ़ाई के फन में ताक और बेहता निशानाबाज था। इंतहाई संगदिल और बेरहम शख्स था।
وہ زبان کے بجائے ریوالور کا ٹریگر دبانا زیادہ آسان سمجھتا تھا اور انتہائی ذہانت اور تیز رفتاری سے کام کرنے کا آدمی تھا۔ یہ ریڈ آرمی کے کرنل ہیمرج کے اہم ترین مشنز میں میجر ہیمرج کے ساتھ ہمیشہ کام کیا کرتا تھا۔ کرنل ہیمرج کو جب بھی کوئی اہم مشن سر انجام دینا ہوتا وہ میجر ہیرس کی ہی خدمات حاصل کرتا تھا اور ہر اہم کام اسی کے ذمہ لگاتا اور اسے تاکید کرتا کہ وہ جلد از جلد ممکن ہو سکے اس کام کو مکمل کر لے۔ اس بار بھی اس نے میجر ہیرس کے ذمہ ہی یہ کام لگایا اور اسے تاکید کی کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے مجرموں کا سراغ نکالے۔ جی پی 5 نے مجرموں کے حلیے کی جو تفصیل معلوم دی تھی انہیں وہ اسے بتا دے گی اور میجر ہیرس نے تمام تفصیلات سننے کے بعد مجرموں کی سرکوبی کی حامی بھر لی۔ میجر، میں تو جانتا ہوں تم بے حد ہوشیار اور ذہین ہو، مگر ایک بات کو نوٹ کر لو کہ مجرم بھی انتہائی خطرناک اور چالاک ہے۔ کرنل ہیمرج نے میجر ہیرس سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، میں خیال رکھوں گا، میجر ہیرس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس کی سیاہ رنگ کی چھوٹی مگر انتہائی طاقتور انجن والی انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کار 23ویں شاہراہ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مجرم اسی شاہراہ پر غائب ہوئے تھے اور وہ وہیں سے اپنی تفتیش کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ 23ویں شاہراہ پر پہنچ کر اس نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کی نظریں ہوٹل الغرب کے بڑے سے بورڈ پر جم گئی۔ اسے معلوم تھا کہ کرنل ڈیوڈ نے خود اپنی نگرانی میں اس ہوٹل کی تلاشی لی ہے، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں مطمئن نہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ وہ تیزی سے ہوٹل الغرب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل کی مین گیٹ میں داخل ہو کر وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ وہاں اس وقت ایک نوجوان کھڑا تھا۔ آج صبح کاؤنٹر پر کس کی ڈیوٹی تھی؟ میجر ہیرس نے کاؤنٹر مین سے پوچھا۔ ناٹو کی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ نوجوان نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے اسے ایک ضروری پیغام دینا ہے۔ اس وقت وہ کہاں مل سکے گا؟ میجر ہیرس نے بڑے ہی بے نیازانہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے مکان میں ہوگا، 30 اسکوائر روڈ پر، کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ تھینک یو۔ کیا اس کے گھر میں ٹیلی فون ہے؟ میجر ہیرس نے پوچھا۔ نہیں جناب، آپ کو خود وہاں جانا پڑے گا، کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا، میجر ہیرس نے بھی جواب میں مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز سے قدم اٹھاتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے اسکوائر روڈ کی طرف اٹھتی چلی جا رہی تھی۔ 30 اسکوائر پر ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس میں چھوٹے چھوٹے فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ میجر ہیرس نے کار عمارت سے ذرا ہٹ کر روکی اور کار سے اتر کے 30 اسکوائر کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ مین گیٹ کے سامنے ہی لیٹر بکسوں کی قطار موجود تھی جن میں فلیٹوں میں رہنے والے لوگوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے۔ ہیرس نے تیزی سے لیٹر بکسوں کی اس طویل قطار پر نظر دوڑانی شروع کر دی اور پھر اس کی نظریں ایک لیٹر بکس پر جم گئی۔ اس پر اس کا نام ناٹو اور پتہ درج تھا۔ وہ دوسری منزل کے 7 نمبر فلیٹ میں رہتا تھا اور پتے پر نظریں پڑتے ہی ہیرس تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہیرس 7 نمبر فلیٹ کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس نے دروازے کے قریب لگے ہوئے کال بیل کا بٹن پر انگلی رکھ دی اور اس وقت تک اسے دبائے چلا گیا جب تک ایک جھٹکے سے دروازہ نہ کھل گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہو تم؟ دروازے میں کھڑے ناٹو کی انتہائی وسیلی آواز سنائی دی۔ مصیبت آ گئی مسٹر ناٹو، میجر ہیرس نے کہا اور پھر اس نے اسے زور سے اندر کی طرف دھکا دیا اور ناٹو اس کے طاقتور دھکے سے اچھل کر اندر کمرے کے فرش پر جا گرا۔ ہیرس اندر داخل ہوا اور اسے لات مار کے دروازہ بند کر دیا۔ تم ڈاکو کمینے! ناٹو غصے کی شدت سے اچھل کھڑا ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگی کیونکہ ہیرس کے ہاتھ میں ایک انتہائی تیز دار خنجر نظر آ رہا تھا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ ناٹو اور میری بات سنو۔ اگر تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو یاد رکھو وہ چیخ تمہارے حلق سے باہر نکلنے سے پہلے ہی یہ خنجر تمہارے دل میں گھس جائے گا۔ ہیرس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مگر کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ ناٹو نے کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ خنجر سے زیادہ ہیرس کی آنکھوں میں ابلنے والی سرد مہری اور چہرے کی سپاٹ پن سے خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ ایسے لوگوں کے سامنے انسانی جان کی حیثیت ایک حقیر چونٹی سے بھی کم ہوتی ہے۔ میں چند معلومات چاہتا ہوں، ہیرس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیسی معلومات؟ ناٹو نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ 1 منٹ، ابھی بتاتا ہوں، ہیرس نے کہا اور دوسرے ہی لمحے اس نے جیب سے ہتھ کڑیوں کا ایک جوڑا نکالا اور اس سے پہلے کہ ناٹو کچھ سمجھتا ہیرس نے انتہائی پھرتی سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے مروڑے اور ناٹو کرسی سے اٹھ کر کسی لٹو کی طرح گھومتا چلا گیا اور پھر ایک کلک کی آواز سنائی دی اور ناٹو کے دونوں بازو اس کی پشت پر جکڑے گئے۔
इस तरह हैरिस ने धक्का देकर उसे वापस कुर्सी पर धकेल दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? नाटो ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में पूछा। अभी बताता हूँ। जल्दी क्या है? हैरिस ने बड़े ही इत्मीनान भरे लहजे में कहा और फिर कुर्सी की पुश्त पर आकर उसने एक हाथ से नाटो का कान दबाया और दूसरे हाथ से पकड़े हुए हंजर की नोक से उसने नाटो की गर्दन पर रखकर इसे आहिस्ता से दबाया। हंजर की नोक नाटो की गर्दन में घुसती चलेगी। नाटो बुरी तरह तड़पा और उसके साथ ही उसके हलक से चीख निकली, मगर हैरिस का हाथ इंतहाई फुर्ती से उसके मुंह और हलक पर जम गया। नाटो की चीख उसके हलक में ही घुट कर रह गई। सुनो नाटो, आज सुबह वो 3 मुजरिम जो होटल अलगर्ब में आए थे कहाँ हैं? हैरिस ने इंतहाई सर्द लहजे में नाटो के कान में सरगोशी करते हुए कहा। मुझे नाटो ने कुछ कहना चाहा, मगर उसी ही लम्हे हैरिस की हंजर की नोक पर दबाव कुछ और ज्यादा बढ़ गया और हंजर की नोक और ज्यादा गहराई तक नाटो की गर्दन में उतरती चलेगी। इस बार नाटो चीख न सका। हैरिस ने पूरी कुव्वत से इसका मुंह दबा दिया था। इनकार मत करना, मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ, हैरिस ने फुंकारते हुए कहा और उसके साथ ही उसने नाटो के मुंह से हाथ हटा लिया। सही कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, नाटो ने कराहते हुए कहा। ठीक है, मैं वहां ही वक्त जाया कर रहा हूँ, हैजर ने स्पॉट लहजे में कहा और दूसरे ही लम्हे जेब से एक रुमाल निकालकर जबरन नाटो के हलक में घसीड़ा और दूसरा रुमाल उसके मुंह पर मजबूती से बांध दिया। और फिर हैरिस ने नाटो को कुर्सी से उठाया और उसे करीब बिछे बिस्तर पर धक्का दे दिया। नाटो ने बिस्तर पर गिरते ही उछलकर खड़ा होने की कोशिश की, मगर हैरिस ने पूरी कुव्वत से उसकी कनपटी पर मुक्का जड़ दिया और नाटो दोबारा बिस्तर पर गिर गया। उसकी गर्दन ढलक गई, वो बेहोश हो चुका था। हैरिस ने उसके बेहोश होने पर इधर उधर देखा, फिर उसे अलमारी के नीचे पड़ी हुई एक रस्सी नजर आ गई। उसने रस्सी उठाई और फिर बेहोश नाटो के जिस्म को इस अंदाज में रस्सी से बांध दिया कि अब नाटो के लिए मामूली सी हरकत भी नामुमकिन हो गई थी। हैरिस बड़े ही इत्मीनान से कुर्सी घसीट पर इस पर बैठ गया। उसने हंजर वाला हाथ बढ़ाकर उसकी नोक पूरी कुव्वत से नाटो के गाल में घुसेड़ दी और दूसरे ही लम्हे नाटो होश में आ गया। उसकी आंखें फैलती चली गईं। बस अब मैं तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करने वाला हूँ। फिलहाल मैं तुम्हारे पपोटे की खाल छीलूंगा, फिर आंख के डेले का ऑपरेशन शुरू करूंगा और फिर दूसरी आंख की बारी आएगी और तुम हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाओगे, हैरिस ने मुतमईन लहजे में कहा और फिर उसने 2 उंगलियों से नाटो की दाईं आंख का पपोटा पकड़ा और हंजर की तेज नोक से पपोटे की खाल को बड़ी नफासत से छीलना शुरू कर दिया। नाटो का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ता चला गया, मगर वो हरकत करने से माजूर था। हैरिस की आंखें नाटो की दूसरी आंख पर जमी हुई थी, जिसमें से मुसलसल पानी बह रहा था, और फिर हैरिस ने हाथ रोक लिया क्योंकि उसे नाटो की आंख में आवादगी की झलक नजर आ रही थी। हैरिस ने मुंह पर बंधा हुआ रुमाल खोला और फिर हलक से रुमाल का गोला भी बाहर निकाल लिया। तुम जालिम हो, नाटो के हलक से बेख्तियार करा निकल गई और हैरिस का हंजर वाला हाथ दोबारा आंख की तरफ बढ़ने लगा। ठहरो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, मैं शदीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, नाटो ने कराहते हुए कहा। जल्दी बताओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हैरिस ने सर्द लहजे में कहा। तीनों मुजरिमों को मैले कपड़ों के बोरों में बंद करके लॉन्ड्री वाले ट्रक में लाद कर चीफ ने कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में भेज दिया था। वहां उन्हें साइमन कॉलोनी की कोठी नंबर 5 में पहुंचा दिया गया है, नाटो ने जवाब दिया। मगर बोरों की तो तलाशी ली गई थी, हैरिस ने मशकूक लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम कि तलाशी के वक्त क्या हुआ, बहरहाल मुजरम अब उसी कोठी नंबर 5 में मौजूद है, नाटो ने जवाब दिया। दाऊद ने उन्हें पनाह क्यों दी थी, हैरिस ने पूछा। दाऊद उनके लीडर से पहले से वाकिफ था। उनका लीडर कोई प्रिंस ऑफ डंप है जो इन तीनों मुजरिमों के साथ इन्हें आया था। सिर्फ उन तीनों ने प्रिंस ऑफ डंप के नाम का हवाला दिया था, प्रिंस खुद उनके साथ नहीं आया था, नाटो ने जवाब दिया। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, फिलहाल तुम्हारी जान बख्शी कर देता हूँ, लेकिन सोच लो, अगर ये बात गलत निकली तो तुम्हारा इंजाम इंतहाई इबरतनाक होगा। तुम रेड आदमी के हाथ से दुनिया के किसी कोने में महफूज ना रह सकोगे, हैरिस ने रस्सियां खोलते हुए कहा। रेड आर्मी? नाटो रेड आर्मी का नाम सुनकर और भी ज्यादा सहम गया। हाँ, रेड आर्मी, हैरिस ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया और फिर उसने नाटो की रस्सियां खोल दी और उसके साथ ही उसके हथकड़ियां भी खोल दी और हथकड़ी उतार कर जेब में डाल ली।
इस बात का किसी को पता न चले कि तुमसे मालूमात हासिल की गई हैं। ये बात तुम्हारी अपनी जात के लिए भी फायदेमंद होगी, हैरिस ने तेज लहजे में कहा और तेजी से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। चंद ही लम्हों के बाद उसकी कार इंतहाई तेज रफ्तारी से साइमन कॉलोनी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। और पहले उसका इरादा था कि इस कोठी में घुसकर मुजरिमों के मुतालिक मालूमात हासिल करेगा और फिर रेड आर्मी और GP5 के आदमियों के जरिए कोठी पर रेड करके मुजरिमों को गिरफ्तार करेगा। थोड़ी ही देर के बाद हैरिस की कार साइमन कॉलोनी के पहले चौराहे पर पहुंच गई। उसने कार एक तरफ रोकी और खुद उतरकर चौक पर बने एक कैफे में दाखिल हो गया। वो गहरा होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अंधेरा गहरा होता गया, कैफे में बैठे बैठे उसने 2 घंटे गुजार दिए। अब रात का अंधेरा जब काफी ज्यादा गहरा हो गया तो हैरिस ने अब हरकत में आने का फैसला कर लिया। काउंटर पर अदायगी करके वो कैफे से बाहर निकला और फिर तेजी से कदम उठाता हुआ वो कोठी की तरफ बढ़ता चला गया। कोठी नंबर 5 के सामने वो बड़े इत्मीनान से गुजरता चला गया और फिर कोठी नंबर 6 के साथ मौजूद छोटी गली से होता हुआ वो कोठी नंबर 5 की अकबी समत में आ गया। कोठी की अकबी दीवार हासी बुलंद थी। हैरिस ने बड़े ही इत्मीनान से इधर उधर देखा और फिर जेब से एक स्याह रंग का रुमाल निकालकर उसने मुंह पर बांध लिया। कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकालकर उसमें मौजूद बेरंग सा महलूल उसने अपने कपड़ों पर अच्छी तरह छिड़क दिया और ये एक महसूस और जदीद तरीन इजाद थी। इस महलूल की बू इंसानी आंख न सुन सकती थी, मगर कुत्ते इसकी बू को अच्छी तरह पहचानते थे और इसकी बू की मौजूदगी में कुत्ते इस आदमी ने से न सिर्फ दूर भागते थे बल्कि इस पर भौंकते तक नहीं थे, क्योंकि कुत्ते इंसान की अजनबी बू पर लपकते थे और इस महलूल की बू से वो अजनबीपन दूर हो जाता था। हैरिस को यकीन था कि कोठी में पहरेदार कुत्ते जरूर होंगे, क्योंकि सुदाया हुआ कुत्ता 10 मुसल्ला पहरेदारों से भी ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का हामिल होता है। शीशी बंद करके उसने वापस जेब में डाली और फिर जेब से एक रस्सी का गुच्छा निकाला।